राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर नंबर 3। देखते हैं हम पूरे मॉडल पेपर को, इसके आंसर भी हम साथ ही लगाते चलते हैं। इससे क्या है कि आपको कम से कम 80 नंबर को पेपर को कैसे किया जाता है वो आप सीख सकें। तो आप लास्ट तक बने रहना, तभी आप सीख सकते हो इस पेपर को पूरे को। पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? कपास। वे 3 मुख्य कारण जिनके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है, तो जन्म, मृत्यु और विवाह। निम्नलिखित में तो कौन सा कारक मृदा का निर्माण नहीं है? तो मृदा के निर्माण का कौन सा कारण नहीं है? तो समय तो है, जैव पदार्थ भी है, ह्यूमस भी है, तो मृदा का गठन इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय संविधान में संघवाद है, संसदीय शासन पद्धति है, शक्तियों का बंटवारा भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? अपना दिल्ली में। केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निपटारा कौन सा न्यायालय करता है? तो जिला तो करेगा नहीं, तहसील भी नहीं करेगा, उच्च भी नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो पंजाब, अवध और बंगाल के तो कतई नहीं थे, तो कहाँ के हो जाएंगे? मैसूर के। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? आपको याद ही होगा, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न, निम्न के जोड़े बनाइए। तो जोड़े बनाने वाला प्रश्न आ चुका है, तो इसको अपन देख लेते हैं किस प्रकार से जोड़े बनेंगे। सबसे पहले पाठशाला में गुरु आ जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे। विलियम जोन्स थे, वो प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान करते थे। और टॉमस मैकाले क्या थे? अंग्रेजी भाषा का प्रोत्साहन करने वाले थे। जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड आपने को बताना है, आपको पता ही होगा, आपने कभी पढ़ा होगा, इस प्रकार रहता है ना, उसको जनसंख्या पिरामिड बोलते हैं। मतलब कि जनसंख्या का पूरा एक पिरामिड के हिसाब से अपने को समझाना है। स्थानांतरित कृषि क्या है? तो स्थानांतरित कृषि वो है जो एक जगह जहाँ खेती की जाती है, वहाँ पर फसल होने के बाद जब वो मिट्टी खराब हो जाती है, तब वो क्या करते हैं? अपनी जगह बदलते हैं, दूसरी जगह जाकर खेती करने लगते हैं, उसको स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। अगला रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि उसको बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, रोपण कृषि में ऐसा होता है कि जो अपनी खेती होती है ना, जूट की ने, कपास की ने, इनकी और गन्ने की ने, चाय की ने, तो उन खेतियों को क्या करते हैं, वो जो खेती करते हैं ना, उसके बाद उस खेती के जो अनाज या फिर जो भी निकलता है उससे, कपास वगैरह, उसका वहीं पर उसका वो इलाज करते हैं, उसका मतलब वहीं पर बनाने लगते हैं, उसकी जो भी बनती है, जैसे चाय पत्ती से वो फिर चाय पैकेट कंप्लीट करने लगते हैं, उसको रोपण कृषि बोलते हैं। सिपाहियों के नए कारतूस के क्या ऐतराज़ था? तो जो अंग्रेजी भारतीय लोग थे उनको क्या ऐतराज़ था नए कारतूसों से? क्योंकि यह बात का हड़कंप मच चुका था कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, यही तो तत्कालिक कारण भी था। यह बात का हड़कंप मच चुका था कि नए कारतूस जो है इनमें गाय और सुअर के चर्बी वाले कारतूस आ गए हैं, तो इससे हिंदू और मुस्लिम सभी में अपने अपने धर्मों के हिसाब से बहुत ही बड़ा विरोध होने लगा था। और मंगल पांडे 1857 की क्रांति में पहली बार सबसे पहली मृत्यु मंगल पांडे की हुई थी। और ये कब कहाँ से चालू हुई थी? मेरठ से। और अपने राजस्थान में पूछे तो बता देना, नसीराबाद। अगला, यूरोप किस तरह कपड़ों की भारी मांग थी? यूरोप में कौन से कपड़े की जरूरत थी? तो आपने पढ़ा होगा पाठ में, रेशम के कपड़ों की सबसे ज़्यादा मांग थी यूरोप को। रोलेट एक्ट क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। 1919 में आया था रोलेट एक्ट, आपको पता ही होगा, इसको काला कानून की संज्ञा दी गई है। भारतीय लोगों के लिए सबसे बेकार अगर कोई सा कानून था तो वो रोलेट एक्ट ही था। विलय नीति का सिद्धांत किसने दिया? तो विलय नीति किसने दिया था सिद्धांत? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था विलय नीति का सिद्धांत। उसने क्या किया था कि भारतीय कोई भी राजा होता था, अगर उसके कोई पुत्र पुत्री नहीं होते थे तो उसकी सभी राज्य की संपदा कौन हड़प लेते थे? अंग्रेजी लोग। अगला, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्म और निरपेक्षता, इससे आप समझ सकते हो धर्म को राज्य से अलग रखने की नीति को धर्मनिरपेक्षता बोलते हैं। मतलब कोई भी राज्य का कानून बनाना होगा उसमें अपन धर्म को बीच में नहीं ला सकते, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। न्यायपालिका के 2 कार्य बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न। न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय देना तथा नए नए कानून बनाना, नए कानून छोटे स्तर जिला स्तरीय कानून का निर्माण करना, ये 2 कार्य हो गए। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे थे? तो आदिवासी लोग जो थे ना पहले प्राचीन काल में, उनके क्या होता था, वो जंगलों में जूमिंग खेती करते थे, तो उनके खेतों को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाने लग गए थे। तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेजी जो आदिवासी लोग थे वो धीरे धीरे हाशिए पर खिसकते जा रहे थे। हाशियाकरण क्या होता है? जो एक साइड धकेल दिया जाता है, तो इस प्रकार हो रहा था। अब 3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो उन्होंने क्या किया था? जाहिर सी बात है, उन्होंने पुस्तकालय बनाया होगा, संग्रहालय बनाया होगा, वहाँ पर इन दस्तावेजों को संभाल के रखा होगा। सहायक संधि की व्याख्या कीजिए। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ की थी। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय जितने भी भारत के जो ये छोटे छोटे रियासतें थी, इनको अंग्रेजों ने अपनी रियासत में शामिल करने लग गए थे, इसको सहायक संधि बोलते हैं। महात्मा गांधी बच्चों की हस्तकला क्यों सिखाना चाहते थे? क्योंकि महात्मा गांधी मानते थे कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही बच्चों के लिए सब कुछ नहीं है, उनको कुछ अलग अलग टैलेंट, जैसे कि अपन बोलते हैं ना, कुछ टैलेंट होना चाहिए। बस महात्मा गांधी भी वही हस्तकलाएं सिखाना चाहते थे बच्चों को, जिस पर आपको लिखना है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताइए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसको बोलते हैं? जो वर्षों से हम उपयोग में ले रहे हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वो है जो नए नए आए, और ये क्या है कि ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं। जिस प्रकार से परंपरागत में जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, ये कई वर्षों से अपन प्रयोग कर रहे हैं और ये एक सीमित है, ये खत्म हो जाएंगे तो फिर अपने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आपने अगर लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दो, फिर आप बाद में भूल जाते हो। पहले लाइक करो, उसके बाद ही अपन अगला प्रश्न देखेंगे। लाइक कर दिया आपने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब फटाक से। फिर क्या अपन देखते हैं अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास के बारे में। फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं अगला प्रश्न आपको फटाफट समझा सकूँ। ये आ गया अपना अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो सतत पोषणीय विकास क्या था?
सतत पोषणीय विकास उसको बोलते हैं जिसमें ना तो भविष्य में कोई चिंता हो उस बात की, ना वर्तमान में कोई भी उसकी चिंता हो। जैसे कि यातायात है, यातायात में क्या होता है कि अगर हम आज यातायात का प्रयोग करते हैं तो हमारा प्रदूषण फैलता है, लेकिन सतत पोषणीय विकास वो है कि हमारे भविष्य में कोई चीज़ की चिंता न रहे, उसको सतत पोषणीय विकास बोलते हैं। वे कौन से मुख्य तथ्य है जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं? तो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित कौन करता है? सबसे पहला तत्व तो आ जाएगा कि वन की वजह से उद्योग नहीं चलते और उद्योग की वजह से वन नहीं चलते। इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि वन जहां पर उनको उद्योग खोलना होता है, अगर वन होंगे तो वो वहां पर उद्योग खोल नहीं सकते, और वन की कटाई करेंगे तो उद्योग खोलेंगे तो उन पर वैसे भी बैन लग जाएगा। इसलिए उद्योग में की अवस्थिति को सबसे ज़्यादा प्रभावित वन करते हैं, दूसरा उन पर लगने वाले टैक्स करते हैं। अगला प्रश्न, कर दिया आपने लाइक? नहीं किया हो तो कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर ही तो मांगता हूँ। और अपने व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ भी जाना, क्योंकि वहाँ पर रोज 8 बजे अपने को पेपर भी मिलते हैं, सभी विषय के रोज एक दो मॉडल पेपर मिलते रहते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, आप पछताओगे नहीं तो बाद में मैं आपको बताऊंगा। मेरे ही पेपर 100 में से 100 नंबर के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता अभी आपको मैंने समझाया, भारतीय पूछ रहे हैं ये, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये है कि कोई भी धर्म का मामला हो उसको आप कानून के बीच में नहीं घुसा सकते हो, और कोई भी कानून का मामला हो उसमें आप धर्म बीच में नहीं ला सकते हो। एफआईआर से आप क्या समझते हैं? तो एफआईआर किसको बोलते हैं? कोई भी अन्याय कार्य होता है जिसमें हम पुलिस को सूचना देते हैं तो वो पुलिस अपनी एक एफआईआर दर्ज करते हैं, उसको आप एफआईआर बोल सकते हो। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन किस तरह के रूप को ग्रहण किए हुए था और गांधी जी की इसमें क्या धारणा थी? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी का चलाया हुआ आंदोलन है, जिसमें क्या होता था कि भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया था, उनके द्वारा बनाए हुए वस्त्रों का त्याग कर दिया था, उनकी वस्तुओं का त्याग कर दिया था। ये था गांधी जी के बारे में। अब मैं पूरे उत्तर तो आपको यहाँ लिखवा नहीं सकता हूँ या बोल नहीं सकता हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ? तो राष्ट्रवाद का उदय किन परिस्थितियों में हुआ था? भारतीय लोगों में जब भारत जब गुलाम था अंग्रेजों का, ब्रिटिश का, तब भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। तब क्या हुआ था कि कहीं ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। और आज आपको पता ही होगा, आज 23 मार्च है। आज के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, जबकि उनकी तारीख 24 थी, लेकिन फांसी 23 को दी थी। ये भी याद रखना, और उनके लिए एक लाइक जरूर कर देना, उनके लिए एक बार जय हिंद जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों और कैसे करना चाहिए? तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए? एक तो हमें प्राकृतिक वनस्पतियों को समय समय पर खाद्य पदार्थ, जल और उनकी जो आवश्यकता हो वो देना चाहिए, और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमें वनों की कटाई को रोकना चाहिए। अथवा में प्रश्न है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? तो जल संसाधन का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है? जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल का हम अवशोषण करते हैं वो हमें कम करना चाहिए, आवश्यकता अनुसार जल का प्रयोग करना चाहिए, हमें पुनर्चक्रण का कार्य करना चाहिए, बारिश के पानी को जो छत पे गिरता है उसको हमें नालों में बहाने की बजाय खेतों में ट्रांसफर करना चाहिए, जिससे जल का बचाव हो सके और जल संसाधनों का संरक्षण हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको मैंने समझाया है, समझ में आया हो तो ही लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के ऐसे महत्वपूर्ण मॉडल पेपर तो आपको रोज मिलते हैं यहाँ पर। अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो रोज आते हैं उनको पूरा पता है कि किस प्रकार से हम नए मॉडल पेपर लेकर आते हैं। देखते हैं, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में।